My name is Dr. Mohammad Ibrahim. Today our topic is parallelogram law of forces. आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो parallelogram law of forces है वो हमारे पास क्या होता है और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। parallelogram law of forces जो होता है, अगर हमारे पास डिफरेंट फोर्सेस आ रही लेकिन वो कैसी फोर्सेस होंगी, कॉन्कोरेंट फोर्सेस होंगी। कॉन्कोरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं? ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से पास होकर गुजर रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट था, यहाँ से एक F1 जा रही है, ये उसी तरह यहाँ से एक F2 फोर्स जा रही है, एक फोर्स F3 जा रही है, ठीक है, और एक फोर्स यहाँ से F4 जा रही है, ठीक है। ये इनकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड भी हो सकती है और आउटवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये F5 है, ठीक है, इसी तरह यहाँ से कोई F6 इधर से एंटर हो रही है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से गुजर रही हैं तो उनको हम कॉन्कोरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास मतलब एक पॉइंट से गुजर रही हैं कॉन्कोरेंट फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पैरेललोग्राम लॉ जो फोर्सेस है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसके लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो कॉन्कोरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम दो फोर्सेस बात कर लेते हैं, एक फोर्स पी ले लेते हैं, दूसरी फोर्स यहाँ पे कोई क्यू फोर्स ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस हैं, ठीक है। अब ये क्या होनी चाहिए? कॉन्कोरेंट होनी चाहिए। तो ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो ये कॉन्कोरेंट फोर्सेस हैं और इनके दरमियान अगर एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर हमने कॉन्कोरेंट फोर्सेस का रूल जो है यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है वो कॉन्कोरेंट फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है और उसके अंदर दो केस हैं। एक केस वो है कि जो हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं उनका जो एक्शन है वो सेम हो। सेम होने का मतलब, एक्शन सेम होने का मतलब ये है कि अगर पहली फोर्स पी जो है वो भी आउटवर्ड आ रही है और जो क्यू है वो भी आउटवर्ड आनी चाहिए। अगर पी इनसाइड है तो क्यू भी इनसाइड होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहला केस है। तो अगर हमने इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो इसका रिजल्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो फोर्स क्यू है, इसको क्यू के पैरेलल बिल्कुल इस तरह इसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो ये हमारे पास जो पी फोर्स है यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे डॉटेड लाइन लगा के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरह का पैरेललोग्राम की शक्ल बन गई और इस फोर्स को, ये जो हमारे पास आई है फोर्स क्यू को इस तरफ एक्सटेंड करने से और पी को एक्सटेंड करने से, इसको हम नई फोर्स का नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं आर का, ठीक है। अब ये जो आर है ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है किसकी? इसकी पी की और क्यू की, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पूरा एंगल हमारे पास थीटा बन रहा था, ठीक है। पी और क्यू के दरमियान एंगल थीटा बन रहा था। अगर हम बात करते हैं अब हमारे पास ये जो नई फोर्स आई है इसका विद रिस्पेक्ट टू ये जो पहली फोर्स है विद एक्स एक्सिस, इसका एंगल क्या बनेगा? तो फॉर एग्जांपल हम उसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर हमने अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसका रिजल्टेंट का जो आंसर है वो अगर हमने निकालना है तो हम उसको कैसे शो करेंगे? हमारे पास ये जो आर है उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह, हमें पता है कि ये जो फोर्स है अगर फोर्स हमने कैलकुलेट की है पी और क्यू की, हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट की है। कैसे किया हमने? हमने पी के बिल्कुल पैरेलल क्यू को एक्सटेंड किया है, ठीक है, और क्यू के पैरेलल हमने इस पी फोर्स से इधर इसकी एक्सटेंशन ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आर बनेगी। इसके लिए हमें इसकी दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए होगी और एक इसकी हमें थीटा चाहिए होगा, एंगल चाहिए होगा। ये जो अल्फ़ा नया एंगल बना है, थीटा एंगल तो पी और क्यू के दरमियान था, हमने अल्फ़ा क्योंकि हमने नई फोर्स कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स, तो उसका हमें आर पता होना चाहिए और रिजल्टेंट पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका थीटा पता होना चाहिए। तो इसका थीटा हमने अल्फ़ा लिया। तो हाँ, आर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका फार्मूला हमारे पास होता है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। उसका फार्मूला क्या है हमारे पास? पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2 PQ और कॉज ऑफ थीटा। और हमारे पास जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा बनेगा हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आर का और क्यू पी के साथ एंगल वो हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा क्यू साइन थीटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू इंटू
कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, जो हमारे पास नई फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आर बनेगी, ठीक है, और ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो इसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। हम एग्जांपल पे जाने की से पहले एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। हम द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस कर रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास फोर्सेस आ रही हैं उनके ऊपर पैरेललोग्राम लॉ जो हमने कैसे अप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले ये देखा है कि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है उसके लिए जो फोर्सेस हैं वो कॉन्कोरेंट होनी चाहिए, कि वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हों, और उनकी जो इनकी आगे दो पार्टीशनें हमने की हैं। एक का हमने ये कहा है कि अगर उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो सिमत है वो सेम होनी चाहिए, उनका जो है ओरिजिन जो है दोनों का एक ही होना चाहिए, और उनकी जो एक्शन है, लाइन एक्शन जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर फोर्स वन आउटवर्ड मूव कर रही है तो फोर्स टू भी आउटवर्ड मूव करनी चाहिए। हम अभी वो केस कर रहे हैं, जो दूसरा केस है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अगर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, सेम एक्शन को फॉलो कर रही हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉज ऑफ थीटा। और अगर हमने अल्फ़ा निकालना है आर के दरमियान और पी के दरमियान, तो वो हमने अल्फ़ा के नाम दिया है अल्फ़ा। अगर हमने एंगल निकालना है तो वो कैसे होगा, टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन थीटा और बटा पी प्लस क्यू इंटू कॉस थीटा। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास देखते हैं हम जी। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हमें दी हुई, उनकी मैग्नीट्यूड 600 न्यूटन है और 400 न्यूटन है, और जो एंगल उनके दरमियान जिस एंगल पे वो एक्ट कर रही हैं वो है 60 डिग्री का। उन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कब कैलकुलेट करनी है, जब उनका जो दोनों फोर्सेज हैं वो सेम सेंस है। सेम सेंस का मतलब है कि उन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तब आपने कैलकुलेट करनी है उनका रिजल्टेंट, और तब भी आपने कैलकुलेट करनी जब उनकी जो सेंस है वो क्या अपोजिट है, मतलब उन दोनों की डायरेक्शन अगर मुख्तलिफ है। तो हमें पता है कि अगर उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम है तो तब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये लगाना है, और इस रूल को हमने फॉलो करना है। तो हमने अगर इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो वो सिंपल आ जाएगा, आर किसके इक्वल आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम एक बात भूल गए हैं, यहाँ पे जो आर है इसके ऊपर अंडर रूट भी आना है। ये मेरे बेटा इसको क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर अंडर रूट हमने लाजमी लगाना है, ये आपने भूल नहीं जाना, ठीक है। आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, पी स्केयर। अब पी हमारे पास किसके इक्वल है, एक फोर्स को पी ले लेते हैं, दूसरी को क्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पी हमारे पास जो फोर्स है वो 600 न्यूटन को हम पी कह देते हैं, और क्यू को हम क्या देते हैं 400 न्यूटन, और जो थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री है। तो यहाँ पे पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 का स्केयर, ठीक है, प्लस आगे क्या आ जाएगा, क्यू की क्या वैल्यू है 400 का स्केयर, प्लस 2 इंटू पी क्यू, यहाँ पे आ जाएगा पी और क्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है 600 मल्टीप्लाई 400, और कॉस कितने पे वैल्यू लेनी है 60 डिग्री पे हमने इसकी वैल्यू लेनी है, कॉस 60 पे लेना है। पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2 इंटू पी क्यू आपस में मल्टीप्लाई और कॉस थीटा। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 871.779 न्यूटन, ये उस फोर्स का रिजल्टेंट आएगा। अब हमने उसका एंगल कैलकुलेट करना है जिसको हमने अल्फ़ा का नाम दिया है, कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स आई है नहीं, उसका पी के साथ या एक्स एक्सिस पॉजिटिव के साथ उसका जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा का हमने उसको नाम दिया है। और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप लेंगे टेंजेंट इनवर्स क्यू की क्या वैल्यू है 400 साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, साइन 60 लेंगे उसको 400 से मल्टीप्लाई करवा देना है, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू है 600 प्लस, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्फ़ा के लिए हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 प्लस 400 और कोस 60 डिग्री, ऊपर ये वैल्यू लेनी है नीचे ये वैल्यू लेनी है, इन दोनों को डिवाइड करके जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा अल्फ़ा का, वो आपके पास बनेगा अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 23.413 डिग्री, ठीक है। तो ये उस फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगी, आप बनेगी नई फोर्स, उसका रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड उसकी आर जो है वो ये आएगी न्यूटन में आएगी, और ये डिग्री में हमारे पास उसका जो है एंगल आएगा। ये हमने कब किया है, जब वो सेम सेंस में फॉलो कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको देखें तो वो हमारे पास कैसे बनेगा। अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो कैसे बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पी था, तो पी हमने यहाँ पे लिया है 600 न्यूटन फोर्स हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये 600 न्यूटन हमने ले ली, ठीक है। और यहाँ पे कोई क्यू फोर्स थी वो हमने 400 न्यूटन ले ली, और ये जो इनके दरमियान एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। तो अभी हमने वो कैलकुलेट किया। अब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास अगर ऑपोजिट सेंस में वो मूव करें तब हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा। सेम क्वेश्चन वही है लेकिन उनकी डायरेक्शन हमने क्या लेनी है, आप ऑपोजिट लेनी है। तो उसको देखते हैं।
जी, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्यू फोर्स है, ये जो हमारे पास क्यू फोर्स थी ये 400 न्यूटन थी, और ये जो हमारे पास फोर्स थी पी, ये फॉर एग्जांपल अगर ये आउटवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन हम इनवर्ड ले लेते हैं कि जो इनवर्ड डायरेक्शन फोर्स आ रही है ये 600 न्यूटन है। तो यहाँ पे हमने पी को 600 न्यूटन लिया है, और इनके ये दूसरा केस हम कर रहे हैं जब उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम पैटर्न पे अभी हमने पार्ट 1 किया था, अभी हम पार्ट 2 कर रहे हैं कि उनकी जो डायरेक्शन है, जो सेंस है वो अपोजिट है। तो हमने क्यू की डायरेक्शन आउटवर्ड लिया और पी की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इनके दरमियान एंगल थीटा था। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अब ये तो इनवर्ड मूव कर रही है, आउटवर्ड मूव कर रही है, तो हम इसको कैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में लेके आएंगे, इसकी पैरेललोग्राम हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक रूल है उसको यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी रूल। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक फोर्स है, ये कोई जिस्म है, ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी है, अगर ये इस एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लाग रही है और ये फोर्स 600 न्यूटन 40 न्यूटन की है या जितने की भी है, तो इसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो थ्रू आउट द पाथ, पूरे पाथ पे यहाँ पे भी 40 न्यूटन फोर्स होगी, यहाँ पे भी 40 न्यूटन फोर्स होगी, और स्टार्ट पे भी 40 न्यूटन ही फोर्स होगी। इसको बोलते हैं रूल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी रूल क्या कहता है हमें कि अगर एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही है किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर, किसी भी जिस्म के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो उसके रास्ते में जितने भी पार्टिकल आएंगे वो फोर्स इक्वली उन तमाम पार्टिकल पे इक्वल रहेगी। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको इस तरफ हम एक्सटेंड करेंगे, तो अगर यहाँ पे ये 600 न्यूटन है, तो जब इस तरफ ये मूव करेगी यहाँ पे भी ये क्या रहेगी, 600 न्यूटन ही फोर्स रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो पी है ये 600 न्यूटन हमारे पास बन जाएगा। तो अब आप देखें, अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले डायरेक्शन उलट थी, ठीक है, पहले इस तरफ ये इनवर्ड थी ये आउटवर्ड थी, तो हमने इन दोनों को आउटवर्ड फोर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके पैरेलल हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, और पी के पैरेलल फोर्स क्यू जो थी हमारे पास इसकी एक्सटेंशन ले लेते हैं, और यहाँ से हम एक बना लेते हैं रिजल्टेंट आर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रूल रह जाएगा कि जैसे इधर इन दोनों के दरमियान एंगल था, ये वाला एंगल अब कितना होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, एक कोई भी चीज़ ऐसे सीधी स्ट्रेट जा रही, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हमारे पास बनता है, 180 बनता है। ठीक है, या पाई बनता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर मूव करेंगे तो वो एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। लेकिन पहले इन दोनों के दरमियान एंगल कितना था, 60 डिग्री था, तो इस 180 में से वो 60 माइनस कर देंगे, तो बाकी जो एंगल हमारे पास बचेगा वो हमारे पास इसका एंगल होगा, और वो हमारे पास कितना बनेगा, 120 डिग्री। अब हमारे पास जो पी और क्यू के दरमियान एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना है, 120 डिग्री का। ठीक है, तो अब इसी तरह सेम उसी सेंस में हमने इसका रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट आर कैलकुलेट करने का फार्मूला आपको आता है, सेम उसी पैटर्न पे आप रिजल्टेंट आर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आर इसका और सेम सेंस में और ऑपोजिट सेंस में सेम नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है उसके अंदर फॉर्मूला है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2 PQ इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे पहले कोस 60 डिग्री हमने लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे हमने कोस क्या लेना है, 180 डिग्री लेना है, तो वो हमारे पास चेंज होगा, तो आपने इसको दोबारा करना है। तो पी की जगह पे हमारे पास 600 न्यूटन का स्केयर आ जाएगा एज इट इज़, प्लस क्यू की जगह पे 400 न्यूटन का स्केयर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा +2 इंटू पी इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कोस 120 डिग्री आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 529.15 न्यूटन। ठीक है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू बनेगी। ठीक है, और उसके बाद अब हमने इसके दरमियान, ये हमारे पास एंगल था 120 डिग्री, अब हमने पी के दरमियान और रिजल्टेंट के दरमियान एंगल जो है उसको अल्फ़ा से डिनोट किया था। तो यहाँ पे अब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, और एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू, हमारे पास कितना है 400, और साइन, यहाँ पे साइन कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, 60 डिग्री वाला यूज़ करेंगे, नहीं वो तो पुराना था। तो नया एंगल हमारे पास कौन सा बना है, 120 डिग्री, वो यूज़ करेंगे, और डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा पी प्लस क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा कोस 120 डिग्री। ऊपर वाले का आंसर निकालना है, नीचे वाले का आंसर निकालना है, दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। जो डिवाइड करके आंसर आएगा आपके पास उसका आपने टेंजेंट इन्वर्स ले लेना है। तो टेंजेंट इन्वर्स लेने के बाद आपके पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 40.89
डिग्री की हमारे पास एंगल बनेगा जब वो दोनों फोर्सेस जो हैं ऑपोजिट सेंस में होंगी। तो हम समराइज़ करते हैं अपने लेक्चर को। हमने देखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस कब अप्लाई होता है हमारे पास, जब फोर्सेस कॉन्कोरेंट हों, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं डिफरेंट फोर्सेस, तो उनके ऊपर हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर दो केस देखे थे कि जब वो सेम सेंस में हो तब उसका आंसर कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर वो ऑपोजिट सेंस में हो तो उसको हमने क्या पहले वाले लॉ में उसको कैसे कन्वर्ट करना है और उसको हमने कैसे देखना है। दो फार्मूले हैं सिंपली, आर रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का और उनके दरमियान जो अल्फ़ा एंगल है वो कैलकुलेट करने का। ये दो फार्मूले इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप प्लीज़ पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।